Hello, friends, and welcome to the Hindu analysis for 10th of January 2024। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज से देखते हैं। बोइंग 737 मैक्स 8 को जो है इंडियन एयरलाइन ने उसमें कुछ कंपोनेंट मिसिंग पाए गए हैं। तो जो डीजीसीए है उसने ऑपरेटर जो उसका ऑपरेटर था उसने डिस्कवर किया है कि जो वॉशर होता है रडर कंट्रोल सिस्टम में इट वाज मिसिंग। और ये आपको पता है कि बोइंग ने ऑर्डर किया था जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो लास्ट मंथ उन्होंने बोला था कि उन सबको चेक कीजिए, ठीक है ना। और एयरलाइन कस्टमर ने जो बेसिकली जो नट होता है उसको मिसिंग बताया था, उसके चलते हुआ था। फिर यूएस एयरलाइंस ने ये भी देखा था कि जो मैक्स 9 के प्लग डोर्स थे वो लूज थे, ठीक है ना, उसके बोल्ट्स जो थे तो उसके चलते ये किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, मैक्स 8 और मैक्स 9 जो है ये वेरिएंट्स है बोइंग 737 मैक्स सीरीज के, ठीक है ना। तो दूसरी जो खबर है वो ये है कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन सिटीज आर फार फ्रॉम क्लीन एयर टारगेट। स्टडी में ये पता चला है कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल्स थे एनुअल एवरेज अगर देखें तो इंडिया की जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज थी उसमें 2019 से अगर 2023 का देखें तो इट रिमेन्ड हायर देन द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इन ऑल द ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली का दिया है 2019 में 108.4 था, 2020 में थोड़ा सा घटा, फिर 2021 में 107.6 हुआ, फिर 2022 में थोड़ा सा घटा, लेकिन 2023 में फिर 102 पे है वो, ठीक है ना। ऐसे ही पटना, फरीदाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा आप इन सब का देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन 49 सिटीज हुज पार्टिकुलेट मैटर नंबर्स वर कंसिस्टेंटली अवेलेबल फॉर 5 इयर्स, उनमें से 27 ने जो है थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाया पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में। लेकिन केवल 4 सिटी जो है दे हैड मेट और एक्सीडेड द टारगेटेड डिक्लाइन। जो टारगेटेड डिक्लाइन रखा गया था उसको सिर्फ 4 ही जो सिटीज हैं वो या तो अचीव कर पाई या उसको एक्सीड कर पाई, ठीक है ना। और जो एनालिसिस है वो रेस रेस्पायरर लिविंग साइंसेज और क्लाइमेट ट्रेंड्स के द्वारा की गई थी। और जो स्टेटेड गोल था वो था, इसका खर्चा लगभग 9631 करोड़ था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का ये था। और इसका जो टारगेट था वो ये था कि टू रिड्यूस एवरेज पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन 40% बाय 2026 कंपेयर टू 2017 इन 131 सिटीज। हालांकि अभी 2026 तक तो नहीं है, लेकिन जो एस्टिमेटेड मतलब जो एम था उसको अगर देखें तो इतना ज्यादा जो कट है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है और देख लेते हैं। इस पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे जरूर है जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है 7 जज बेंच थी विच इज हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी। तो उन्होंने बोला है कि एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डज नॉट लॉज इट्स माइनॉरिटी स्टेटस मियरली ऑन द ग्राउंड दैट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट। किसी स्टैट्यूट से एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट हो रहा है या स्टैट्यूट जो है उसमें जो उसका नेचर है वो सेकुलर है, ठीक है ना, या स्टूडेंट्स उससे और कम्युनिटी के आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता उसके माइनॉरिटी स्टेटस पे। तो ये बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो माइनॉरिटी स्टेटस था उससे रिलेटेड केस था। तो यहाँ पे बेंच जो है उसने नोट किया है कि जो आर्टिकल 30 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डज नॉट envisage that administration of the educational institution ought to be absolutely by the members of minority community। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेकुलर हो सकता है और स्टूडेंट्स है वो किसी भी कम्युनिटी के जो है उसमें एडमिशन ले सकते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हुए, उसका स्टेटस जो है उससे डिपेंडेंट नहीं है। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यस, रैपिड राइज इन वेब ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, ये आरटीआई रिप्लाई में पता चला है। और जो वेबसाइट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हैं वो लगभग ओवर 100 फोल्ड जो है वो ग्रो कर गए हैं 10 साल के अंदर, 2023 से अक्टूबर 2023 के अगर बीच में हम देखते हैं। तो ये जो इंक्रीज है इट इज कोइंसाइडेड विद अ मैसिव अपटिक इंटरनेट यूज। सबसे पहले तो ये कि इंटरनेट यूज में जो बढ़ावा हुआ है उसकी वजह से एक तो ये अपटिक देखने को मिला है। और जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसने वो अक्सर जो पोर्टल ब्लॉकिंग वो इजी वे में सीख कर लेता है। फिर मिनिस्ट्री ने जो हालांकि ब्रेकडाउन नहीं दिया स्टैटिस्टिक्स का कि कैसे कैसे मतलब ब्लॉकिंग जो है कौन कौन सी साइट्स हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी को इसमें उन्होंने साइट किया कि कॉन्फिडेंशियल चलते वो जो है ढंग से नहीं बता सकते। किस सेक्शन के अंडर किया है तो ये अंडर सेक्शन 69A है आईटी का, आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसके अंडर ये जो है ब्लॉकिंग की गई। तो आप देख सकते हैं 2020 में देखिए कितना ज्यादा ऊपर था और अभी अक्टूबर 2023 के 30 अक्टूबर 2023 तक 6954 जो है वो ब्लॉकिंग हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जो सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का, इट अलाउ द यूनियन गवर्नमेंट टू ब्लॉक कंटेंट ऑनलाइन इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इन ग्राउंड पे जो है वो एक्ट अलाउ करता है ब्लॉक करने के लिए साइट्स को, ठीक है ना। म्यूजिक मैस्ट्रो राशिद खान जी, उनकी जो है डेथ हो गई है कोलकाता में,
ठीक है ना? हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे और म्यूजिक माएस्ट्रो थे उस्ताद राशिद खान जी। और अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म बदायूं में हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो स्टेट पीसीएस के यूपी पीसीएस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। और अगर इनकी हम बात करें तो ये एक्सपोनेंट थे रामपुर सहसवान गायकी के। ये स्टाइल ऑफ सिंगिंग है और ये क्लोज रिलेटेड है ग्वालियर घराना से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर साथ में ये जो फीचर्स क्या है इस सिंगिंग की, वो मीडियम स्लो टेम्पो होता है इसमें, फुल थ्रोटेड वॉइस और इंट्रिकेट रिदमिक प्ले जो है इसके फीचर्स हैं। ठीक है ना? इनकी बात करते हैं तो इनको पद्मश्री और नाटक अकादमी अवार्ड मिले थे 2006 में। फिर 2022 में उनको पद्म जो भूषण अवार्ड है, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो भी इनको मिला था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी इनको जो है अवार्ड दिए हुए हैं हिंदुस्तानी इनको वहाँ के स्टेट अवार्ड जो हैं वो मिले हुए हैं, बंग विभूषण और संगीत महासम्मान भी इनको मिले हुए हैं। इन्होंने बहुत कुछ गाने भी गाए हैं, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर इनमें से जो आपने जब वी मेट का सुना होगा, आओगे जब तुम साजना, वो अल्लाह ही रहे रहम, ये माय नेम इज़ खान का है। और बोल के लब आज़ाद हैं, ये मांटो फ़िल्म में जो है 2018 में इन्होंने इस गाने को गाया है। ठीक है ना? तो इनका ध्यान रखेंगे, ये किससे रिलेटेड थे? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से। जो कमिटी बनाई गई थी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, ठीक है ना? उसने पहली मीटिंग की थी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये पैनल बेसिकली कंस्टिट्यूट किया था कि जो प्रिपेयर करें गाइडलाइंस ऑन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स इन द कोचिंग सेक्टर। तो पैनल ने डिस्कस किया है ड्राफ्ट नॉर्म्स को दैट प्रिस्क्राइब कंडीशंस व्हेन एन एड शैल बी कंस्टिट्यूट टू बी मिसलीडिंग। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग थी, आने वाले टाइम में देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है ना? आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो साइंस में देखते हैं, तो कुड साइजल लीव्स मेक सैनिटरी नैपकिन्स मोर सस्टेनेबल इंडिया। तो स्टैनफोर्ड की टीम ने, जो बेसिकली मनु प्रकाश जी लीड कर रहे थे, उन्होंने फाउंड किया है एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल को यूजिंग साइसल लीव्स, और उसको जो है वो रिप्लेस करेगा कॉटन और वुड का जो पल्प होता है, और जो केमिकल एब्जॉर्बेंट्स होते हैं सैनिटरी नैपकिन्स में यूज किया जाता है, उनको ये रिप्लेस करेगा। और टीम ने ये भी रिपोर्ट किया है कि दे हैव अ वे टू ऑब्टेन दिस मटेरियल विदाउट यूजिंग एनी पॉल्यूटिंग केमिकल। बिना किसी पॉल्यूटिंग केमिकल्स को यूज किए ये जो पफ है उस लीव्स के थ्रू जो ये पफ्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहेगा, कोई जो है एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पड़ेगा। तो लाइक ऑल सकुलेंट्स, साइसल हैज एन अनकैनी एबिलिटी टू स्टोर वाटर एंड थ्राइव इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। Each leaf has about 1,000 fibers that can be used to make ropes, paper and cloth, और it could be used to make a highly absorbent material as well। तो इसका यूज जो है सैनिटरी नैपकिन्स में किया जा सकता है। और ये बात और ध्यान रखें, जो अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होती है इन ब्रेकडाउन ऑफ परऑक्सीफॉर्मिक एसिड इज मिनस्क्यूल कंपेयर टू द टोटल CO2 इन द ओवरऑल एनालिसिस से कंपेयर टू द ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टू CO2 और टोटल कार्बन इवन इन द मेटल्स बीइंग यूज्ड इटसेल्फ। तो ये परऑक्सी जो फॉर्मिक एसिड है ये बेसिकली यूज किया जाएगा इस लीव्स को, इसकी लीव्स को ट्रीटमेंट देने के लिए, जिससे जो है वो पल्प और जो रेशे हैं फाइबर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस देखिए, जो ट्रीटमेंट है वो परऑक्सी फॉर्मिक एसिड के साथ करेंगे, तो इट विल हेल्प इन सेलेक्टिवली रिमूव लिग्निन व्हाइल प्रिजर्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर। तो ये इसका यूज है, ये आप याद रखेंगे। जो कंपाउंड है इट कैन आल्सो बी रीयूज्ड ओवर सेवरल साइकिल्स एंड इट डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। एंड प्रोडक्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाता है, तो इससे कोई केमिकल या कोई ऐसा हार्मफुल बाय प्रोडक्ट भी नहीं निकल रहा है। ठीक है जी? एक और है प्राइवेट मून मिशन, जो अभी कल हम बात कर रहे थे, कल परसों जो मंडे को छोड़ा गया था, यूएस ने छोड़ा था, वो भी प्राइवेट, हमने बताया प्राइवेट सेक्टर ने इस बार लीड किया। तो उसमें एक क्रिटिकल जो है फेलियर हुआ है उसका, और क्रिटिकल उसमें एक लॉस हुआ है, लॉस ऑफ फ्यूल, डीलिंग अ मेजर ब्लो टू द यूएस होप ऑफ प्लेसिंग इट्स फर्स्ट रोबोट ऑन द लूनार सरफेस इन 5 डिकेड्स। तो जो एस्ट्रोबोटिक उसमें था, इट बिगेन रिपोर्टिंग टेक्निकल ट्रबल्स स्टार्टिंग विद एन इनएबिलिटी टू ओरिएंट पेरेग्रीन्स टॉप माउंटेड सोलर पैनल टुवर्ड द सन एंड कीप इट्स ऑन बोर्ड बैटरी टॉप्ड अप। इसकी वजह से, माल फंक्शन की वजह से ये बेसिकली हुआ, इसके जो प्रोपल्शन सिस्टम था उसमें माल फंक्शन होने की वजह से ये सारी चीज हुई है। ठीक है ना? और उसके पास अब केवल 40 आवर्स का जो है फ्यूल बचा है, जिस बिफोर पेरेग्रीन एंटर्ड एन अनकंट्रोलेबल टंबल। तो अब होप ये की जा रही है कि क्या ये, पहले तो सॉफ्ट लैंडिंग हालांकि डिसाइड हुई थी, लेकिन क्या ये हार्ड लैंडिंग भी कर पाएगा वहां पे, तो ये भी अभी जो है कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। आज के एडिटोरियल में सबसे पहला है ग्रोथ सेंस डिमांड। तो ग्रोथ विदाउट डिमांड समझिए इसको, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वही केवल जो है ग्रोथ को प्रॉप अप करती हुई नजर आ रही है। फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जो आया है नेशनल इनकम का करंट फिस्कल ईयर के लिए, उसने प्रेजेंट किया एक पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी ऑन स्टेरॉइड्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि जो स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के हैं, उसके अलावा कहीं से जो है डिमांड नहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
हालांकि ओवरऑल जीवीए ग्रोथ जो है वो स्लो हुई है 6.9% फ्रॉम द प्रीसीडिंग फिजिकल 6-7%। लेकिन जो एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग सेक्टर है, ये जो बेडरॉक माने जाते हैं रूरल इकोनॉमी के, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स भी हैं वर्क के, और सेकंड लार्जेस्ट जनरेटर है इकोनॉमिक वैल्यू आउटपुट आउटसाइड द सर्विस इकोनॉमी। उनका जो आउटपुट एक्सपेंडिंग है वो 1.8% से देखी जा रही है, और ये स्लोएस्ट है इन 8 ईयर्स, और लेस देन हाफ है 2022-23 की 4% पेस से। देखिए 4% से भी कम है, ठीक है ना, 1.8% से सिर्फ एक्सपेंड होती हुई दिखाई दे रही है। फिर उसमें ऑथर ने ये भी बोला है कि जो सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है सर्विसेज इकोनॉमी का, जिसमें आप ट्रेड देखेंगे, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है, उन जो ये भी बेसिकली एक लार्ज प्रोवाइडर है जॉब्स के, वो भी यही एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो भी विटनेस करेंगे मोर देन हाविंग इन द पेस ऑफ ग्रोथ। उनकी ग्रोथ में भी हाफ से जो है रिडक्शन देखने को मिला है। पहले 14% थी लास्ट फिस्कल में, वो केवल 6.3% ही जो है इस फिस्कल के लिए एस्टिमेट की जा रही है। डिमांड साइड की बात की है ऑथर ने यहाँ पे कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो कि बेसिकली लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है जीडीपी का, जिसका शेयर अगर हम देखें तो 2 डिकेड्स अगो जो है वो लगभग 60% से अधिक उसका शेयर होता था, वो भी जो है इट्स लोएस्ट नॉन पैंडेमिक ईयर एक्सपेंशन जो उसकी ग्रोथ है वो देखने को मिली है मोर देन 20 ईयर्स में, ठीक है ना। तो ये भी डिक्लाइन की तरफ है, स्लोएस्ट ग्रोथ उसमें भी देखने को मिली है। 4.4% पे देखा जा रहा है इसको, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग ग्रोथ जो है इट इज एस्टिमेटेड टू हैव बीन एट इट्स लोएस्ट एव सिंस पैंडेमिक बाद से, और जो लॉकडाउन उसके बाद हुए थे उसमें अगर देखें तो स्पेंडिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है बाय मोर देन 5% इन 2021, और जस्ट ओवर हाफ ऑफ 2023 7.5% पेस के साथ अब केवल 4.4% प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग ग्रोथ जो है वो एस्टिमेट की गई है, और लोएस्ट स्टेप पे इसको देखा जा रहा है, ठीक है ना। रूरल इकोनॉमी सभी को पता है स्ट्रगल कर रही है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून वैगरीज, और रिजल्टेंट वीकनेस जो है वो फार्म आउटपुट में भी है उसकी, और डिमांड जो हुई है प्रोड्यूसर्स की वो भी जो है वो उसको भी अभी जो है ये है कि वो विगर रिगेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। हिंटरलैंड मतलब गांव वाले रूरल एरियाज में, ठीक है ना। ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट का कैपिटल स्पेंडिंग आती है, वो जो है एक मेन ब्राइट स्पॉट है, और उसी ने जो है मोमेंटम जो है कर मतलब मोमेंटम जो है वो बनाए रखा है। बेसिकली उसी ने एक ड्राइविंग सीट पकड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो है वो है, तो इसीलिए उसको बोला था कि यही प्रॉप अप कर रहा है अभी ग्रोथ को, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो स्टेरॉइड की तरह काम कर रहा है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की अगला एडिटोरियल है, जो तमिलनाडु में अभी जो रिसेंटली जो लीडर समिट हुई है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई है 2024 की, उसके रिगार्डिंग ये है। वहाँ पे लगभग इन्वेस्टमेंट कमिट किया गया है इंडस्ट्री लीडर्स ने 6.64 लाख करोड़ का, और 631 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो वहाँ पे साइन हुए हैं। ये जो 2 दिन की जो जीआईएम 2024 तमिलनाडु में हुई थी, लेकिन ओथा ने यही बोला है कि आउटकम्स देखने के बाद पता चलेगा ग्राउंड पे क्या सिचुएशन होती है एक्चुअली। तो यहाँ पे की चैलेंज ओथर ने बात की है वो ये रहेगी कि एंश्योर करना पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैव एक्सेस टू वास्ट लैंड पार्सल्स टू सेट अप देयर प्रोजेक्ट्स। अपने प्रोजेक्ट करने के लिए उन्हें लैंड पार्सल्स अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो तमिलनाडु है, इट हैज एनकाउंटर्ड चैलेंजेस इन लैंड एक्विजिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये इसका रीजन है। और उसी समय ये भी देखना पड़ेगा जो ट्रांसपेरेंटली शेयरिंग डिटेल्स है ऑफ ऑल द एमओयूज एंड पीरियोडिक अपडेट ऑन देयर प्रोग्रेस, इट वुड फर्दर बूस्ट इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस। तो इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस कब से बढ़ेगा, जब आप ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, डिटेल शेयर करेंगे एमओयू, और पीरियोडिकली उनको अपडेट भी करेंगे जो भी प्रोग्रेस इस एमओयूज के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जस्टिस फॉर बिल्किस बानो क्वेश्चंस ऑन रिमिशन। तो ये सभी को पता है, रिमिशन वाला एक केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था। ऑथर ने यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो बात करते हैं, बाकी तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं केस की। तो ऑथर ने यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि ये बहुत पहले से क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक डिसीजन आया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वी श्रीहरन केस में 2015 में, कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही वो डिसाइड कर सकते हैं रिमिशन एप्लीकेशन को उस स्टेट में जिस स्टेट में कन्विक्ट को सेंटेंस किया गया था। और कोर्ट ने ये बोला है यहाँ पे कि जो गुजरात गवर्नमेंट ने उसने यूसर्प की है पावर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि सेंटेंस महाराष्ट्र में तो गुजरात गवर्नमेंट रिमिशन नहीं दे सकती थी, ठीक है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने राइटफुली बीइंग लॉर्डेड फॉर अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे ऑथर ने भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल राइटफुली उसको लॉर्ड उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया है, क्योंकि डिसीजन में ये बोला गया रूल ऑफ लॉ जो है और इक्वालिटी बिफोर लॉ है, दे वुड बी एम्प्टी वर्ड्स इफ देयर वायलेशन इज नॉट ए मैटर ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी। अगर उनका वायलेशन जो है वो जुडिशियल स्क्रूटनी उसकी नहीं हो सकती, तो रूल ऑफ लॉ का या इक्वालिटी बिफोर लॉ का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये डिसीजन में ये है बोला गया है, ठीक है ना। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिमिशन को उन्होंने थोड़ा समझाने की कोशिश किया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट इशू जो रिमिशन पे और इसके रिलेशनशिप विद पनिशमेंट को समझने से लिए अभी भी हालांकि अनसेटल्ड है, इसने मतलब ये जो केस हुआ है इसने ये इंपॉर्टेंट इशू को रेज किया है कि रिलेशनशिप पनिशमेंट और उसके रिमिशन को जो है समझना चाहिए।
और लेकिन उसमें सबसे पहले ऑथर ने बोला कि पहले एग्जामिन करते हैं रेमिशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए प्रिजन क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और प्रिजन रूल्स जो है हर स्टेट के वो आइडेंटिफाई करते हैं सर्टेन रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्टिविटीज दैट द प्रिजनर्स कैन अंडरटेक इन ऑर्डर टू अर्न रेमिशन इन फॉर्म ऑफ डेज। डेज की फॉर्म में रेमिशन अंडरटेक करते हैं वो कुछ रिहेबिलिटेटिव एक्टिविटी और कुछ रिफॉर्मेटिव एक्टिविटीज के थ्रू। जो टोटल नंबर ऑफ डेज अर्न होते हैं इन रिमिशन वो डिडक्ट हो जाते हैं फ्रॉम एक्चुअल सेंटेंस इम्पोज्ड बाय द कोर्ट। जो एक्चुअल सेंटेंस कोर्ट ने इम्पोज किया है उसमें से वो रिमिशन डिडक्ट हो जाता है। और अगर लाइफ कन्विक्ट्स की बात करें तो उनको कम से कम मिनिमम 14 ईयर्स प्रिजन में बिताने पड़ते हैं, जिस उसके बाद वो एलिजिबल हो पाते हैं अप्लाई करने के लिए रेमिशन के लिए। ये आपको इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखनी है। आजकल आपने देखा हो यूपीएससी में जो है जुडिशरी या सीधे सीधे स्टैट्यूट्स के प्रोविजन से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना कोई कब एलिजिबल होता है, लाइफ कन्विक्ट्स वाले एलिजिबल तब होते हैं जब वो एटलीस्ट मिनिमम 14 ईयर्स प्रिजन में बिता लेते हैं, उसके बाद वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, ठीक है ना। और हर एप्लीकेशन को इंडिविजुअली जो है कंसीडर किया जाता है कमेटी के द्वारा, जिसने कुछ फैक्टर्स रखे हुए हैं जो कि लेट डाउन किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन लक्ष्मण नस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2000 वाले केस में। और उसमें आपको देखेंगे तो वो देखते हैं कि क्या ऑफेंस जो इंडिविजुअल कैटेगरी का है, जो एक्ट ऑफ क्राइम है वो विदाउट अफेक्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज है, या चांस ऑफ रिकरेंस ऑफ क्राइम कितने हैं, जो कन्विक्ट है उसकी पोटेंशियलिटी क्राइम करने में जो है वो लॉस हुई है कि नहीं हुई है, जो कोई फ्रूटफुल पर्पज है कन्फाइन करने का कन्विक्ट को या नहीं है, ठीक है ना, मतलब फर्दर पीरियड के लिए उसको कन्फाइन करके रखना है तो उसको कोई फ्रूटफुल पर्पज है या नहीं है। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी देखी जाती है कन्विक्ट की फैमिली की। तो इन सब को जो है इंडिविजुअली लेवल पे देखा जाता है, क्योंकि लेकिन ऑथर ने ये भी बोला कि रियलिटी ये है कि दोनों ही चीजों में ये सब्जेक्टिव मैटर है, सारे फैक्टर सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। और जो रीजंस गाइड करते हैं डिसीजन को वो भी एक्सट्रीमली क्रूशियल होते हैं, लेकिन दोनों ही चीजों में जो है ट्रांसपेरेंसी लैकिंग दिखाई देती है, ऑथर ने यहाँ पे बोला है, क्योंकि कमिटी जो है वो इंडिविजुअल एप्लीकेशंस को डिसाइड करती है और जो रीजंस हैं जो डिसीजन को लेने में लिए जाते हैं उनको, ठीक है ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी पावर या डिस्क्रिशन जो है वो रह जाता है। तो अनचेक डिस्क्रिशन की यहाँ पे ऑथर ने बात कही है कि करंट केस अगर देखें, ये जो 11 कन्विक्ट्स को जो रिमिशन दिया था वो इसी का एक एग्जांपल ऑथर ने बताया कि जहां पे अनचेक डिस्क्रिशन देखने को मिला था। ऑथर ने फिर यहाँ पे एक और जजमेंट साइड किया है अपूरू सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रेमिशन is only available when there is known application of mind, relevant materials have not been considered, the order is mala fide or based on irrelevant considerations or suffers from arbitrariness, or in the absence of reasons guiding the decision there is little scope to challenge them on these grounds। और इन आधार पे तो क्योंकि रीजंस गाइडिंग द डिसीजन तो एब्सेंट होते हैं, उनकी तो कमी है ही, तो इस वजह से बहुत कम स्कोप रह जाता है कि इनको चैलेंज किया जाए। ये जो जुडिशियल रिव्यू के क्लाउज मतलब कुछ इस तरीके से है कि वो चैलेंज नहीं हो पाते हैं कई बार, ठीक है ना, डिसीजंस। तो ऑथर ने फाइनली ये भी बोला कि ब्लैंकेट डिनायल ऑफ रिमिशन फॉर क्राइम कैटेगरीज रादर देन एंश्योरिंग इफेक्टिव कंप्लायंस विद रेमिशन कंडीशंस टेक्स अस टुवर्ड्स ए पनिशमेंट फ्रेमवर्क दैट इज रिट्रीब्यूटिव। ये हमें रिफॉर्मेटिव उसमें कॉन्टेक्स्ट में नहीं, फ्रेमवर्क में नहीं लेगा जाता, ये हमें रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट के फ्रेमवर्क की तरफ दिखाई देता है, जहां पे बेसिकली क्राइम कैटेगरीज को आपने बांट रखा है कि इन कैटेगरीज में आप रिमिशन के लिए डिनाई कर देंगे, इसमें आप एप्लीकेबल ही नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। वहां पे इफेक्टिव कंप्लायंस जो है इंश्योर करना चाहिएगा, ठीक है ना, रिमिशन कंडीशंस के साथ, ठीक है, ऑथर ने ये सजेस्ट किया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंडिंग लॉर्ड राम इन ऑल हिज डायमेंशंस, तो यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली ये बोला है कि इन द सेलिब्रेशन ऑफ द राम जन्मभूमि टेम्पल इट इज रामचरितमानस एंड गांधीज राम भक्ति दैट मस्ट बी इन फोकस। फोकस में आपको रामचरितमानस में जो राम का कैरेक्टर और जो वो दिखाया गया उसको फोकस करना चाहिए, और जो गांधी जी के हिसाब से जो राम भक्ति थी उसको दिखाना चाहिए। यहाँ पे दो ऑथर ने दोनों चीज बोली है कि अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो जो एग्रेसिव एस्पेक्ट था लॉर्ड राम का, दीज आर नॉट एज एम्फेसाइज्ड बाय तुलसीदास एज आर हिज सोब्राइटी कामनेस एंड कंपैशन। जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस है उसमें जो लॉर्ड राम के जो एम्फेसिस की गई है उनके कैरेक्टर एस्पेक्ट्स पे, वो सोब्राइटी, उनकी कामनेस और उनके कंपैशन पे की गई है, ना कि उनके एग्रेसिव एस्पेक्ट को दिखाया गया है। उसी तरह से ऑथर ने यहाँ पे लास्ट में जो है गांधी जी को बोला है कि जब उनको असेसिन किया गया था तो उसके बाद उन्होंने के मुंह से जो वर्ड निकले थे वो थे हे राम, और ये वर्ड उनकी समाधि पे राजघाट पे अभी भी यही वर्ड है। तो अल्टीमेटली ऑथर ने ये बोला ये दोनों चीजें ही जो आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए जब आप राम जन्मभूमि टेम्पल को सेलिब्रेट करें, गांधी जी के राम भक्ति जिसमें वो राम के जो कंपैशन वाले या जो क्षमा करने वाले स्वरूप को एक तरह से दर्शाते हैं, और जो तुलसीदास जी हैं कि रामचरितमानस जिसमें उनकी सोब्राइटी, कामनेस और उनके कंपैशन को दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने यहाँ पे बोला है, ठीक है जी।
आगे देखते हैं व्हाई इंटरनेशनल लॉ मैटर्स। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स अटेंडेंट स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइडियल। ये बिल्कुल हम सब मानते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है और उनके जो अटेंडेंट हैं वो आइडियल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो वर्ल्ड है इट वुड बी वर्स ऑफ इफ दे वरंट देयर। लेकिन अगर ये भी वहां पे ना हो तो वर्ल्ड की सिचुएशन जो है वर्स ऑफ हो जाएगी, अब की से और ज्यादा बदतर हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट वही है जो वार हुई है, इसराइल का रशिया वाला यूक्रेन का वार, और जो इसराइल का जो इन्वेजन हुआ है पैलेस्टीनियंस पे, उसके रिगार्डिंग है। ये जो दो वार्स हैं दे हैव लेड मैनी टू प्रोनाउंस द डेथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दोनों वॉर्स ने हालांकि ये बोला है कि इन्होंने बहुत से लोगों को ये कह दिया है कि भाई जो इंटरनेशनल उनकी डेथ हो गई। स्पेशली द रूल प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, द क्राउन ज्वेल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर कोडिफाइड आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जो कोडिफाइड है कि आप यूज ऑफ फोर्स को जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आप यूज नहीं करेंगे, प्रोहिबिशन है। लेकिन दोनों ही वॉर्स ने जो है इसका वायलेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। ऑथर ने लास्ट में यही बोला कि इंटरनेशनल लॉ है इट मस्ट बी माउल्डेड एंड एक्सेंचुएटेड टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट दैट होल्ड द पावरफुल अकाउंटेबल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कि इस तरीके से होने चाहिए, उनको इस तरह से माउल्ड करना चाहिए कि जो पावरफुल लोग हैं वो अकाउंटेबल भी ठहराए जा सके इंटरनेशनल रिलेशंस में। जो वर्ल्ड है उसको जरूरत है मोर नोट लेस ऑफ फेयर इंटरनेशनल लॉ टू कंस्ट्रेन एक्सपेंशनिस्ट इंपीरियल एंड इलिबरल प्रोपेंसिटीज। ये जो इलिबरल, इंपीरियल और एक्सपेंशनिस्ट जो प्रोपेंसिटीज हैं उनको लगाम लगाने की जरूरत है। एक फेयर इंटरनेशनल लॉ की जो है जरूरत है कि वो इन चीजों को कंस्ट्रेन कर सके। इंडियन टूरिस्ट आर इंपॉर्टेंट टू द मालदीव। तो मालदीव्स काफी 2-3 दिनों से जो है न्यूज में है, क्योंकि आपको पता होगा 3 डेप्यूटी मिनिस्टर भी सस्पेंड किए गए हैं रिमार्क्स के ऊपर। तो उसी में आज जो डाटा पॉइंट उठाया वो यही है कि जो शेयर है इंडियन टूरिस्ट का मालदीव्स में, वो लगभग 20% ऑफ द इकोनॉमी जो वहाँ की है वो डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। और जो शेयर है इंडियंस का, इंडियन टूरिस्ट का मालदीव में, वो अमंग द हाईएस्ट में आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे 2006 और 2022 के बीच जो टूरिस्ट अराइवल है उसको बोला है कि जो नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स है उनकी संख्या 88 से 172 हो गई। जो बेड्स है टूरिस्ट के लिए वो बढ़ के 16,000 से लगभग 60,000 हो गए हैं। और जो टूरिस्ट अराइवल है वो भी 6 लाख से बढ़ के 16 लाख हो गया है इस 2006 से 2022 के पीरियड के बीच में, ठीक है ना। दूसरे में जो जीडीपी की बात करिए तो 2006 से 2022 के बीच में देखें तो जो टूरिज्म रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया 1777 मिलियन मालदीवियन रुपीज टू 10,430 मिलियन मालदीवियन रुपया, ठीक है ना। स्टैगरिंग 487% राइज। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा इंक्रीज है। और टूरिज्म कंटिन्यू वही है 20% के आसपास जो कंट्री की जीडीपी का वो भी अभी टूरिज्म से ही आता है। तो इंडियंस का अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मोस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन से आता है। मालदीव्स के अगर पिछले 2020, 21, 22 ईयर्स में देखें तो कंजिक्यूटिवली तीनों साल में इंडियंस ने जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है टूरिज्म में, ठीक है ना, मालदीव्स के लिए। अगर 10 नेशंस की टर्म्स में देखें सिटीजनशिप में, टूरिस्ट में, तो जो मालदीव्स में अराइव हुए बिटवीन 2014 एंड 23, तो इंडिया का 5वां नंबर है या उससे कम था 2019 तक। लेकिन उसके बाद जो है इंडिया कंसिस्टेंटली जो है टॉप 2 पोजीशंस में रहा है। 2023 में अगर इंडियन टूरिस्ट की बात करें तो लगभग 11% टोटल अराइवल जो है वो इंडिया के रहे हैं, और सेकंड नंबर पे वो रशियंस के बाद, ठीक है ना। तो इंडियंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है मालदीव्स के टूरिस्ट में वो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट इज अ लुक एट प्रोजेक्ट टाइगर 15 ईयर्स ओल्ड। तो आपको पता होगा 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, और उसको अब 2023 में जो है 50 साल पूरे हो गए। तो उसी पे एक बोला है कि जो इंडियन गवर्नमेंट के वायलेशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के हैं, दे हैव एक्सरबेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स इन टाइगर रिजर्व्स बिटवीन द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ा है, और अल्टीमेटली जो इंडिया के टाइगर्स हैं और जो पीपल हैं उनका जो कोएग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं एंडेंजर हुआ है, ठीक है ना। तो 9 टाइगर रिजर्व थे 1973 में, और लगभग 9,115 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। अगर आज की बात करें तो 54 टाइगर रिजर्व हैं 18 स्टेट्स में, और लगभग 78,135.956 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो ये डाटा आप याद रखेंगे, टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो डाटा आप इसमें साइट कर सकते हैं। जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स हैं वो लगभग 42,913.37 स्क्वायर किलोमीटर या 26% ऑफ द एरिया अंडर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। और ओरिजिनली बात करें तो जो टाइगर रिजर्व थे दे वर टू बी क्रिएटेड इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। द टाइगर कंजर्वेशन प्लान वाज सिमिलरली रिक्वायर्ड टू एंश्योर द एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट एंड अदर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन टाइगर ब्रीडिंग फॉरेस्ट। और ये उस टाइम की कंडीशन थी ओरिजिनली कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको एग्रीकल्चर लाइवलीहुड और उनका डेवलपमेंट और जो उनके अदर इंटरेस्ट हैं उन लोगों के वो जो है वो
टाइगर बेयरिंग फॉरेस्ट और टाइगर रिजर्व्स में जो है वो ध्यान में रखे जाएंगे, उनके हिसाब से प्लान किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम इस चीज में है कि जो इंडिया के टाइगर रिजर्व्स हैं, दे हैव बीन नोटिफाइड विदाउट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स। इन रिक्वायरमेंट्स को बिना फुलफिल किए जो है टाइगर रिजर्व जो है वो नोटिफाई किए गए हैं। और गवर्नमेंट हैजंट ऑब्टेन्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल कम्युनिटी। उनसे कोई कंसेंट जो है, उनका कोई व्यू जो है वो नहीं लिया गया है। तो ये इशू जो है एक तरह से टाइगर वर्सेस पीपल होता नजर आ रहा है। और टाइगर रिजर्व जो है दे एक्सपीरियंस द मोस्ट रेजिस्टेंस टू द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। ठीक है ना, तो यही बोला है क्योंकि जो लार है, ये आपको पता होगा, फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 में आया था, जिसमें ये बोला था कि उनका रीलोकेशन करना पड़ेगा। और जो लार है उसमें ये भी बोला था कि जो रिहेबिलिटेशन पैकेज है, इट हैज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कंपनसेशन एज वेल एज सिक्योर लाइवलीहुड टू दोज रिलोकेटेड। लेकिन टाइगर रिजर्व वाले केस में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता है। और जैसे जैसे टाइगर्स की संख्या बढ़ेगी, टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ेगी, और जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं जिनको लिंक करना है हमें, तो जो इंडिया का टाइगर टेरेन है, इट्स सेट टू बिकम अ हॉट स्पॉट फॉर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के और चांसेस जो हैं, एक हॉट स्पॉट ये बनता हुआ नजर आता है। ठीक है ना, तो इन 50 सालों की एनालिसिस में ऑथर ने यही यहाँ पे फाइंडिंग्स दी हैं। ठीक है ना। मोमेंटम इन्वेस्टिंग को आज जो है यहाँ पे किया गया कि क्या होती है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग आप समझ लिए डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग wherein investors purchase assets such as stocks or bonds that are consistently rising in price while selling assets whose prices are falling। ऐसी assets को वहां पे वो परचेज करते हैं जिनके प्राइसेस कंसिस्टेंटली राइज हो रहे हैं, और ऐसी assets को वो जो है वो सेल कर देते हैं जिनके प्राइस कंसिस्टेंटली फॉल हो रहे हैं। ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है जो ट्रेडिशनल बाय और सेल होता था। जो ट्रेडिशनल था वो था हमारा बाय लो सेल हाई। लेकिन जो अभी ये जिसकी हम बात कर रहे हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग, वो है बाय हाई सेल हायर। मतलब हाई पे बाय करो और जब और ऊपर हो जाए तब उसको सेल कर दो। ये जो फिलॉसफी ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, ये स्टॉक कॉन्टेस्ट में है। जो ट्रेडिशनल हमारी जो वो थी फिलॉसफी कि बाय लो सेल हाई में। ठीक है ना। जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, ये बेस है ऑन द फिलॉसफी दैट देयर कैन बी डिसर्निबल ट्रेंड्स इन असेट प्राइसेस एंड दैट दीज ट्रेंड्स टेंड टू परसिस्ट ओवर टाइम। इस फिलॉसफी पे, इस आधार पे, इस एक होप पे ये आधारित जो है कि अभी जो ट्रेंड है एसेट प्राइस में, उसको देखें तो जब ये ट्रेंड जो है ओवर द टाइम परसिस्ट करेंगे और जब और हायर प्राइस हो जाए तब उसको सेल करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो गैब्रियल अटल जो है वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट पिक किए गए हैं। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने गैब्रियल अटल को जो है प्राइम मिनिस्टर पिक किया है। और ये बन गए हैं फ्रांस के यंगेस्ट एंड फर्स्ट ओपनली गे हेड ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर एलिजाबेथ बोर्न रिजाइन। जो पहले प्रधानमंत्री थे एलिजाबेथ बोर्न, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद जो फ्रांस के अब ये यंगेस्ट 34 ईयर ओल्ड हैं, यंगेस्ट और फर्स्ट ओपनली गे जो हैं प्राइम मिनिस्टर वो चुने गए हैं। ठीक है ना। उनको एक तरह से उन्होंने पिक किया है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट ने। तो आगे देखते हैं। वर्ल्ड केम क्लोज टू द क्रिटिकल 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट इन 2023। तो 2023 में लगभग उसके पास आ गए हैं। जो ईयर 2023 था, ये हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड था। और जो इंक्रीज अर्थ के सरफेस टेम्परेचर में, वो नियरली क्रॉस करने वाला है जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड था 1.5 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है ना। ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो द फर्स्ट ईयर विद ओल्ड एज ओवर 1 डिग्री वार्मर देन द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। प्री इंडस्ट्रियल के पीरियड कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें ओवर 1 डिग्री वार्मर ना रहा हो। तो ये पहली बार ऐसा इस साल 2023 में हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी ये है कि जो टारगेट रखा गया था, ठीक है ना, 1.5 डिग्री सेल्सियस का, कि उसको पेरिस एग्रीमेंट में कि उसको रीच करना, कैप लगाई थी, वो अभी नहीं है। क्योंकि जो सक्सेसिवली अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस बेंचमार्क अबव होता है तब ये मानिए कि वो टारगेट जो है वो ब्रीच हो गया है। भूटान के पीएम जो है, फॉर्मर पीएम जो थे, उन्होंने जो है वहां पे फिर से जीत गए हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टॉबगे की पार्टी जो थी, उन्होंने भूटान के इलेक्शन जो है वो जीत लिए थे। और लगभग उनको 2/3 मेजोरिटी जो है इसमें मिली है। और यहाँ पे चैलेंज जो है वो ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो भूटान में है वो काफी स्कैर्स हैं। और जो न्यू गवर्नमेंट है उसको फोकस करना पड़ेगा इस इशू को सॉल्व करने में। तो यंग पीपल हैं, दे डोंट लीव अब्रोड फॉर ग्रीनर पास्चर्स। ठीक है ना। तो ये उन्होंने बोला है कि यंग पीपल को बाइंड करके रखें और वो जो है जॉब की तलाश में बाहर ना जाएं। अग्निपथ स्कीम जो है, इट कुड मीन द एंड ऑफ नेपाली गुरखाज इंडियन आर्मी। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट है यूथ फ्रॉम नेपाल, इट हैज बीन ऑन होल्ड एवर सिंस द
फिक्स्ड 4 ईयर टर्म सर्विस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2022। 2022 में जब ये अग्निपथ स्कीम जो है लॉन्च की थी, उसके बाद से कोई भी जो है नेपाली यूथ को जो है रिक्रूट नहीं किया गया था, उसके बाद से वो होल्ड में है, ठीक है ना। नो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हायरिंग इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी हायरिंग करने के उनके कोई प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहे हैं। जो डेडलॉक है ये सिग्नल कर रहा है कि जो ब्रिगेड है इंडियन आर्मी की नेपाली गुरखा रेजिमेंट की, वो शायद जो है वो खत्म हो सकती है। अभी अगर देखें तो ए लिटिल ओवर 32,000 गुरखास आर करंटली सर्विंग इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में अभी लगभग 32,000 के आसपास और उससे थोड़े से अधिक जो है वो गुरखा जो है वो इंडियन आर्मी में हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इंडिया सीक्स न्यू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट्स अमिड वीक डिमांड। तो गवर्नमेंट जो लुक कर रही है नए मार्केट्स के लिए इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई, क्योंकि जो डिमांड थी इट वेन्स इन द यूएस एंड यूरोप। यूरोप और यूएस में जो इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड थी वो थोड़ी सी घटी है, तो इसलिए वो नई मार्केट तलाश रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएई में। और जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं दीज एम्ड एट स्टेमिंग अनरेगुलेटेड इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स। तो यही बस इसमें जानना है कि हम उनके साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सोच रहे हैं कि इससे बढ़ावा मिले। और टोक्यो निकी जो है वो हिट, उसने 33 हायर्स ईयर्स का हाई हिट किया है। तो आपको बस इसमें जानना है कि ये जापान का जो है वो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है, निकी, ठीक है ना। ऑयल टैंकर्स कंटिन्यू रेड सी मूवमेंट डिस्पाइट हाउथी अटैक। तो हाउथी अटैक्स के बावजूद भी जो ऑयल टैंकर्स है वो भी रेड सी के रूट को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसका यह है कि जो अटैक है इट अटैक्स हैव ड्रिवन अप शिपिंग कोस्ट शार्पली अलोंग विद इंश्योरेंस प्रीमियम्स। हालांकि कॉस्ट बढ़ गई है इंश्योरेंस प्रीमियम्स की वजह से, बट हैव हैड लेस इंपैक्ट देन फियर्ड ऑन ऑयल फ्लो। लेकिन ऑयल फ्लोज के उस पे उसका कम इंपैक्ट पड़ा है। और जो शिपर्स हैं वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं ये जो ईस्ट वेस्ट वाला पैसेज है इसको, ठीक है ना। हाउथी जो है उन्होंने बोला कि वो सिर्फ इजराइल बाउंड वाले वेसल्स को टारगेट कर रहे हैं और लार्जली वो जो उनका अटैक है वो नॉन पेट्रोलियम के जो गुड शिपमेंट है उन पे ही रहा है। तो ऑयल वाले शिपमेंट्स को कम खतरा है, इसलिए वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इसी रूट को फॉलो करना। जो एडेड कॉस्ट थी दे हैव नॉट मेड बिग डिफरेंस to most shippers so far because Red Sea remains much more affordable than sending cargo around Africa। केप ऑफ गुड होप के थ्रू जाने में जो कॉस्ट आ रही है वो अभी भी मतलब बहुत ज्यादा आ रही है इन कंपैरिजन। ये जो एडेड कॉस्ट हुई है जो इंश्योरेंस की वजह से और जो इंश्योरेंस प्रीमियम और जो शिपिंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ा दी है उसके बावजूद भी जो है वो महंगा पड़ रहा था उनको। तो ये अब भी सस्ता पड़ रहा है रेड सी वाला रूट, और उसको ऑयल जो शिपर्स हैं वो इसको अभी भी प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। जो इंडिया का ड्रीम था इंडियन वुमेन टीम का, क्रिकेट टीम का, कि वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतेंगे, वो थोड़ा सा फिर से अनफुलफिल्ड रह गया है। और पेनल्टी मेट जो मैच था, थर्ड मैच था, उसमें 2-1 के रिजल्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंडियन वुमेन टीम को हरा दिया है। और T20 इंटरनेशनल की सीरीज थी, इसमें इंडिया जो है वो हराना चाहती थी, ड्रीम था कि उनको हराएंगे, लेकिन वो फिर भी अभी भी अनफुलफिल्ड रह गया। तो होप कि अगली बार जो है वो फुलफिल हो पाएगा शायद अब तो, ठीक है ना। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने स्पोर्ट्स अवार्ड दिए हैं। तो स्पोर्ट्स सेक्शन आप बोलते हैं कि डिस्कस नहीं करते, तो स्पोर्ट्स अवार्ड प्रेजेंट किए गए हैं। ध्यान रखना कि 26 एथलीट्स एंड पैरा एथलीट्स अलोंग विद कोचेज वर कन्फर्ड द अर्जुन अवार्ड्स एंड द्रोणाचार्य अवार्ड्स। आर्मलेस पैरा आर्चर शीतल देवी हैं, उनको जो है बिगेस्ट राउंड और अप्रोच मिला था जब उन्होंने अपना अर्जुन अवार्ड लिया। खेल रत्न अवार्ड जो है वो कैश प्राइज मिलता है उसमें 25 लाख का, और जो अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड है उसमें कैश प्राइज मिलता है 15 लाख का। इस बार के जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था वो दिया गया है चिराग शेट्टी जी को और सात्विक सैराज रनकी रेड्डी जी को बैडमिंटन वाली उसमें, ठीक है ना। वहीं अर्जुन अवार्ड्स में आप देख सकते हैं लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ एक दो आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि क्रिकेट में जो है मोहम्मद शामी को मिला है, बॉक्सिंग में देख लीजिए मोहम्मद हुशामुद्दीन को मिला है, पारुल चौधरी को एथलेटिक्स में मिला है, ठीक है ना। गोपीचंद स्वामी को आर्चरी में मिला है, ईशा सिंह और ये देखिए ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जी, इनकी बात हो ही रही थी, इनको शूटिंग में मिला है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान, शीतल देवी जी को पैरा आर्चरी में मिला है, ठीक है ना। तो ये थोड़े से याद रखेंगे। वहीं जो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है वो मिला है मंजूषा कंवर को बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए और कविता सेल्वराज को कबड्डी के लिए। तो जो ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है वो मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक सैराज रंकी रेड्डी को बैडमिंटन के लिए, जबकि जो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो मंजूषा कंवर को मिला है, विनीत कुमार शर्मा को मिला और कविता सेल्वराज को मिला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यही, ठीक है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। आपको डिस्कशन कैसा लगा, आप सजेशंस और इम्प्रोवाइजेशन अगर कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये हेल्पफुल कंटेंट पहुंच सके। तो थैंक यू।